नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम प्रणाम सभी लोगों को। मैं मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की जो बीमारी है, जो एक ऑटो इम्यून डिजीज है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, विद्वान लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। माइस्थेनिया ग्रेविस को समझने के लिए, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसका परमानेंट इलाज एलोपैथी साइंस में नहीं है, तो इसको हम आयुर्वेद की दृष्टि से कैसे देखते हैं उसको जानने के पहले हमें पहले मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू को समझना पड़ेगा, और उसको मैं एकदम सरल भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा। दूसरा, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में इसमें गड़बड़ होती है, तो मसल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। उसमें क्या क्या चीजें होती है, कैसे होती है, इसी को मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। इसको समझना बहुत सरल भी है और हार्ड भी है, लेकिन ये समझ आना चाहिए। पहले तो ये नर्वस सिस्टम का टॉपिक है, इसको हमें समझना चाहिए। नर्वस सिस्टम में ये प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से होता है। ये एक न्यूरोमस्कुलर बीमारी है और ये क्रॉनिक टाइप का पुराना सीवियर काफी लंबे समय से आने वाला एक ऑटोइम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। इसमें वीकनेस जो रहता है वो फ्लक्चुएटिंग रहता है, मतलब कभी ज्यादा होगा वीकनेस, कभी कम होगा। और वॉलेंटरली मसल्स जो रहते हैं, स्केलेटल मसल्स रहते हैं, उनमें वीकनेस रहता है और फ्लक्चुएटिंग वीकनेस रहता है। और क्योंकि ट्रांसमिशन जो हो रहा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, ऊपर का आपको दिख रहा है वो न्यूरॉन है, नर्व है, मोटर नर्व है, और नीचे जो है वो मसल है। हम लोगों को ब्रेन से जो भी सिग्नल आता है कि हाथ उठाना है, आंखों का पलके खोलना है, हमें कुछ चबाना है, तो ब्रेन सिग्नल दे रहा है। किससे दे रहा है? तो न्यूरॉन से, नर्व से दे रहा है। तो जहाँ पे नर्व एंडिंग होता है वहां पे एसिटिकोलिन नाम का एक पदार्थ सिक्रीट होता है, और वो मसल्स में जो एसीएच रिसेप्टर होते हैं वहां पे वो लग जाता है, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब यही जो ट्रांसमिशन है ये गड़बड़ा जाता है, तो उसके वजह से माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। और इसमें ऑटो इम्यून क्यों बोला है यह मैं आगे बताने वाला हूँ। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसमें कैसे माना जाए कि ये क्या हो रहा है, तो पहले आप नॉर्मल ट्रांसमिशन देखिए उसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे माइस्थेनिया ग्रेविस ऐसे नाम है। माय का मतलब है मसल, और यहाँ पे एस्थीनिया का मतलब है वीकनेस। मतलब मसल्स में जब वीकनेस आ जाती है तो इसको हम लोग माइस्थेनिया बोलते हैं। और ग्रेविस का मतलब क्या है, एक मिनट, ये देखिए, ये जैसे बच्चे का माइस्थेनिया ग्रेविस है ना, तो इसके आंखें जो है ना वो खोल नहीं पा रहे, क्योंकि इसकी आंखों का जो आईलिड का मसल है वो बहुत कमजोर हो गया है। ग्रेविस का मतलब है, ग्रेव शब्द से आया है, सीरियस कंडीशन। जब मसल्स में बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाता है और वो बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है, सीरियसली मसल वीक हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। यह लैटिन और ग्रीक वर्ड से शब्द आया है। क्रॉनिक का मतलब क्या होता है कि काफी लंबे समय से ये हो रहा है। ऑटो इम्यून का मतलब है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वह हमारा जो अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, इम्यून सिस्टम को ये अटैक करता है, और इसको ऑटो इम्यून कंडीशन कहते हैं।
कौन से टिश्यू अटैक होते हैं इसमें, वो हम आगे बताएंगे। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है न्यूरॉन और मसल्स दोनों में प्रॉब्लम हो रही है। न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन है, न्यूरोमस्कुलर मतलब न्यूरॉन का नर्व एंडिंग और मसल्स का जो, क्योंकि नर्व से ही कंडक्शन हो रहा है तो मसल्स हिल रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है। तो न्यूरोमस्कुलर जो भी जंक्शन है वहां पे ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम है, इसलिए जो वॉलेंटरली मसल्स हैं उसमें वीकनेस आती है। इनवॉलेंटरली मसल कौन से हैं, तो जैसे हमारा हार्ट है, कार्डियक मसल, वो हम हमारे कंट्रोल में नहीं, वो हार्ट अपने आप पंप कर रहा है। लेकिन वॉलेंटरली मसल कौन से हैं, कि हाथ के जितने मसल्स हैं, पैर के जितने मसल्स हैं, वो अपना काम अपने आप नहीं कर सकते हैं। हम ऑर्डर देते हैं कि हाथ उठाओ, कुछ चीज पकड़ो, तो हम हमारा मोटर नर्व जा रहा है और उसको कंट्रोल कर रहा है, और हाथ उठाना है तो हम अबडक्शन, अडक्शन, फ्लेक्शन, रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, फिर एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, ये सब हम चीजें करते हैं। ये आप सब लोगों ने पढ़ा है। तो जो मसल को हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं वॉलेंटरली मसल्स। वो मसल्स में वीकनेस आ जाती है। क्यों आती है, मसल्स अपने आप नहीं हो रहा है, यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कि नर्व से सिग्नल आ रहा है लेकिन वो आगे पास होके मसल्स को वह पहुंच नहीं रहा है, या फिर वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इम्यून सिस्टम अटैक हो रही है, उसकी वजह से हो रहा है। तो जैसे हम अपना हाथ मूव कर रहे हैं, आईज को ब्लिंक कर रहे हैं, आंखों की पलकों को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ये हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम swallow कर रहे हैं, ये सब वॉलेंटरली एक्शन है। आप जूस पी रहे हैं, आप चाय कॉफी पी रहे हैं, तो आप कंट्रोल करते हैं ना कि चाय पीना है, तो ये कंट्रोल करने वाले मसल्स होते हैं, उसको बोलते हैं वॉलेंटरली मसल। ये अपनी इच्छा से हम चला सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये सारे मसल्स में वीकनेस आ जाती है। ये वीकनेस जो है वो फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है, कि ये कुछ समय तक रहता है, एक जैसा नहीं रहेगा, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। ऐसे मसल जो रेस्ट पर तो ठीक हो जाती हैं, जब आराम करने दिया जाएगा तब ये ठीक हो जाती हैं। लेकिन जब कोई एक्टिविटी करते हैं तो ये मसल्स की वीकनेस बढ़ जाती है, कुछ ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं उससे और ज्यादा बढ़ जाता है, और ये बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है। अगर इंसान चलना चाहेगा तो उसको बहुत तकलीफ होती है, उठ के बैठ के चलने में बहुत तकलीफ होगी, लेकिन वो आराम करेगा तो उसको अच्छा लगेगा। तो ये जो है माइस्थीनिया ग्रेविस, इसका इसको हमें याद रखना है कि ये मसल वीकनेस हो रही है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, जो इम्पेयर ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिशन जो नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट का। अब वो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्ट करंट नहीं है जैसे बिजली का तार होता है, वो केमिकली हो रहा है। उसमें एसिटिकोलिन नाम का एक केमिकल है, वो सिक्रीट होता है, और वो एक तरह से मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए वो इलेक्ट्रिक मतलब केमिकल जाता है। तो जैसे अगर आईज को जो मसल्स है उनको हम ब्लिंक करते हैं तो आंखें झपकने में वो मदद करता है। कौन करता है, कि आंखों में जो नर्व है, तो वो उधर के मसल्स हैं, हम आंखें खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, इसमें जो मदद करता है वो मसल्स वीक हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, मैस्थेनिया ग्रेविस में आंखों की जो पलकें हैं, आईलिड, वो गिरी हुई रहती है, मतलब नीचे में है। ऐसे लगता है कि इंसान नशे में है, क्योंकि वो ब्लिंक नहीं कर पाता। तो इसको हम बोलते हैं ड्रूपिंग आईलिड्स। आई ड्रूपिंग वो होता है कि आंखें एकदम ऐसे झुकी हुई हैं, आंखें खोल नहीं पा रहे अच्छे से, उसी वजह से फेस भी ऐसे नीचे गिरा हुआ लगता है, एक्सप्रेशन भी गिरे रहते हैं। उसको हंसने को बोलेंगे तो भी वो वैसे ही चेहरा बना के रखेगा, उदास चेहरा। उसको रोने को बोलेंगे तब भी ऐसा चेहरा बना के रखेगा। वो जानबूझ के नहीं करता है, वो क्योंकि मसल्स कमजोर हो गई हैं। और क्यों हो गई है, फेस के मसल्स भी गिरे गिरे रहते हैं, तो यहाँ मसल्स में वीकनेस बेसिकली हो रही है। अब हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन समझते हैं, प्रॉब्लम वहीं पे हो रही है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हो रही है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का क्या मतलब होता है, न्यूरो मीन्स न्यूरॉन्स, जो ऊपर का भाग आपको दिख रहा है साइड में डायग्राम में, वो न्यूरॉन्स, और नीचे के जो है वो मसल्स। तो जहां पे दोनों कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत कर रहे हैं, मीन्स मोटर न्यूरॉन का एंड है, एक्सॉन टर्मिनल है, वह मोटर न्यूरॉन को मैसेज देना या नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करना है मसल्स में। मतलब ब्रेन से सिग्नल आया कि हाथ उठाओ, हंसो, बोलो, रो, या खाना खाओ, पानी पियो, तो ब्रेन से सिग्नल आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, नर्व से आ रहा है।
वो मसल्स को हिलाना चाह रहे, लेकिन वहां पे कुछ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रॉब्लम है, इसलिए मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे। तो अभी हम लोग जो नीचे देख रहे हैं एक्सेस जैसा दिख रहा है, वो मसल्स की मेम्ब्रेन है, और ऊपर जो दिख रहा है वह न्यूरॉन का एंड है। तो मसल और न्यूरॉन इन दोनों के बीच में और यहाँ पे मोटर नर्व है, मोटर न्यूरॉन है। यहाँ पे सेंसरी नहीं है। सेंसरी का मतलब ये होता है कि कोई चीज हमें गर्म लग गया तो वो ब्रेन को सिग्नल देता है, उंगली से ब्रेन तो को सिग्नल संवेदनाएं दे रहे हैं, उसको हम बोलेंगे सेंसरी नर्व। और मोटर नर्व जो रहते हैं जो ब्रेन से आता है और हमारे काम को करने के लिए आज्ञा देता है। तो ये सेंसरी नर्व और मोटर नर्व में ये डिफरेंस है। तो ये जब मैसेज आता है ब्रेन से, तो मैसेज मसल्स को देना है कॉन्ट्रैक्शन के लिए कि हाथ उठाओ। हाथ बिना कॉन्ट्रैक्ट हुए उठे ही नहीं सकते हैं। आंखों को पलकों को खोलो, तो वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए तभी आंखें ऊपर उठेंगी। तो ये आपस में कुछ प्रोसेस होता है, और ये जंक्शन को हम सिनेप्सिस बोलते हैं इंग्लिश में। और ये सिनेप्सिस में जो न्यूरॉन और मसल के साथ बातचीत करता है, सिग्नल देता है, तो उसको हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। ये जंक्शन क्या है, ताकि जो नर्व के पास न्यूरॉन के पास सिग्नल है, नर्व इम्पल्स है, वो मसल को दे सके ताकि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सके। तो इसके बीच में आप लोग देखिए, वहां पे न्यूरॉन्स के एक्सटर्नल टर्मिनल में सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, ऐसे गड्ढे गड्ढे होते हैं वहां पे। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर को सिक्रीट करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, केमिकली एसिटिकोलिन नाम का एक केमिकल सिक्रीट होता है। एसिटिकोलिन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है। जो स्पेस है बीच में सिनेप्सिस में, वो मसल के मेम्ब्रेन पर जो कुछ सिनेप्सिस इन्वॉल्व हो रही हैं, उसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। आप लोग को ऐसे हुक जैसा कुछ दिख रहा है ब्लू कलर का, तो वो क्या होते हैं, एसिटिकोलिन तो देखिए गोल 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 है, वो कुछ केमिकल रिलीज। और जो एसिटिकोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं वो वाई शेप में हुक की तरह लगे रहते हैं। जब ये एसिटिकोलिन वहां पे ज्वाइन हो जाएगा रिसेप्टर्स पे, तो फिर वो सिग्नल है एक तरह से कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना है। अगर वो चीज नहीं मिल पा रहे, वहां पे कुछ गड़बड़ा रहा है, कुछ एंटीबॉडीज आ रहे हैं जो उसके रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं। एंटीबॉडीज देखिए उल्टा वाई, टेढ़ा मेढ़ा जो वाई है, वो एंटीबॉडीज तैयार हो रहे हैं और वो ब्लॉक कर रहे हैं कि वो गोल एसिटिकोलिन को अपने रिसेप्टर से मिलने नहीं दे रहे हैं। तब वो माइस्थीनिया ग्रेविस नाम का बीमारी हो जाता है। अब ये क्यों होता है हम लोग आगे देखेंगे। तो जो आप लोग देख रहे हैं कि सिनेप्सिस और मसल को मेम्ब्रेन पे जो सिनेप्सिस इन्वॉल्व होती हैं उनके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ब्लू कलर के जो आप लोग को दिख रहे हैं वो रिसेप्टर्स हैं। गोल गोल दाने दाने जो दिख रहे हैं वो एसिटिकोलिन है। फिर यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेगा, तो एसिटिकोलिन जो यहाँ है वो रिलीज होगा, सिनेप्स में रिलीज होगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होगा। न्यूरॉन और मसल के बीच में जो स्पेस है उसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, बीच का जो जगह होता है। और ये इसी से क्लेफ्ट में रिलीज होता है। न्यूरॉन जो ऊपर से आ रहे हैं सिनेप्टिक वेसिकल से नीचे आ रहे हैं, तो वो ऐसे गोल 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 वो एसिटिकोलिन सिक्रीट हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो सिनेप्सिस के ऊपर जो रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड हो जाएगा। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में रिसेप्टर किसके लिए है, तो ये एसिटिकोलिन के लिए है। एसिटिकोलिन जो है वो एसिटिकोलिन रिसेप्टर्स जो होते हैं उनमें जुड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं एसीआर, एसिटिकोलिन रिसेप्टर। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या है, तो इसमें न्यूरॉन्स और मसल्स हैं। मैसेज लेके आए हैं मतलब इम्पल्स लेके आ रहे हैं। ये इम्पल्स जैसे ही एंड में पहुंचेगा, न्यूरॉन के यहाँ पर मोटर न्यूरॉन है, न्यूरॉन में यहाँ पे मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन का मतलब जो है मसल्स को मूवमेंट के लिए जो कंट्रोल करता है, और जैसे ही एंड पर इम्पल्स पहुंचेगा तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ट्रिगर होगा और वहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने लगा। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब एसिटिकोलिन, एक केमिकल। तो ये एसिटिकोलिन है, और ये एसिटिकोलिन को रिसेप्ट करने के लिए मसल के ऊपर एसिटिकोलिन रिसेप्टर्स हैं। मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग को ये बातें याद हो जाए। तो इसको अवेलेबल कराने के लिए मसल के ऊपर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसका नाम है, वो एंजाइम का बहुत ज्यादा महत्व होता है, उसको बोलते हैं मस्क। मस्क का मतलब होता है मसल स्पेसिफिक काइनेज एंजाइम। तो ये मस्क एंजाइम जो है मसल स्पेसिफिक
एक एक पर्टिकुलर मसल को ही वो सिग्नल जाना चाहिए, सबको नहीं जाना चाहिए। जैसे हमें उंगली हिलाना है, इंडेक्स फिंगर हिलाना है, तो वो इंडेक्स फिंगर ही हिलना चाहिए। तो इसलिए मसल स्पेसिफिक काइनेज एंजाइम वो वहां से न्यूरोट्रांसमीटर से आता है, और वो इंश्योर करता है कि ये जो मसल है उसी मेम्ब्रेन पर एसी एसी जो एसिटिकोलिन रिसेप्टर है वो गैदर हो जाए वहां पे, और वो ऑर्गेनाइज हो जाए, वो क्लस्टर हो जाए, ताकि एसिटिकोलिन जब रिलीज हो तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट मतलब मोटर न्यूरॉन के इम्पल्स और वहां पे वो वहां पे जुड़ जाए, एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिसीव कर लें। जैसे कोई क्रिकेटर है, वो क्रिकेट खेल रहा है, बॉल को उड़ाया, बैट से मारा, तो जो बॉलर है वो कैच कर लेता है, कैच कर लेता है तो वो आउट हो जाता है। यहाँ पे एसिटिकोलिन को रिसेप्टर कैच करता है, मतलब तभी वो कंट्रोल आगे वो सिग्नल जाता है और मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो रिसेप्टर को ऑर्गेनाइज करने के लिए मंस मस्क जो रहता है, मतलब मसल स्पेसिफिक जो काइनेज एंजाइम होता है वो इंश्योर करता है कि वो परफेक्ट एसिटिकोलिन उसी रिसेप्टर में जुड़ना चाहिए। कोई भी जैसे हम लोग एक एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई पार्टी वगैरह है और चेयर जो रहता है, पार्टी हो गया या कोई समारोह हो गया या कॉन्फ्रेंस हो गया, तो सारे चेयर्स जो रहते हैं ना वो बराबर लाइन में लगे रहते हैं। तो जो गेस्ट होते हैं, कोई चीफ गेस्ट होता है, उसका चेयर ऊपर मंच पे लगा रहता है। जो ऑडियंस है उसमें जो मेन मेन लोग होते हैं वो आगे बैठते हैं, बाकी लोग चेयर में पीछे बैठते हैं। तो एक ऑर्गेनाइज रहता है मंच और ऑडियंस के बीच में। तो यही चीजें यहाँ पर रिसेप्टर भी परफेक्टली वहीं पे लगने चाहिए कि जो भी चीजें आ रही है एसिटिकोलिन वो भी परफेक्टली उसको करे। तो जो ये ऑर्गेनाइज करता है उसको बोलते हैं मस्क एंजाइम। मस्क मतलब मसल स्पेसिफिक काइनेज एंजाइम। ये ऑर्गेनाइज करता है, क्लस्टर बनाता है। तो मसल अब कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है? मोटर न्यूरॉन से जो इम्पल्स है वो सिनेप्टिक लेफ्ट से ट्रिगर हुई, जैसे ही ट्रिगर हुई तो क्या निकल गया? तो एसिटिकोलिन निकला। एसिटिकोलिन क्या करता है कि वो रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है, और बाइंड होता है तो प्रॉपर बाइंडिंग होता है रिसेप्टर में, प्रॉपर जगह पे क्लस्टर होता है। मस्क एंजाइम इंश्योर करता है कि वो उधर उधर ही वो बाइंड हो, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए, और मसल फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब एसिटिकोलिन प्रेजेंट होगा, बाइंड होता रहेगा, तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में पड़ा रहेगा, तो बार बार मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अब बार बार कॉन्ट्रैक्ट होगा मसल तो वो भी सही नहीं है, तो उसको ब्रेक डाउन होना भी बहुत जरूरी है। जो अब काम हो गया हमारा, एसिटिकोलिन का काम हो गया, अब उसको हटना भी जरूरी है। तो उसको ना एक एंजाइम रहता है जो ब्रेक डाउन करता है एसिटिकोलिन को, कि वो रिसाइकल हो जाए और दोबारा रीयूज के लिए तैयार रहे। उसको बोलते हैं एसिटिकोलाइन स्टोरेज एंजाइम। वो मतलब वो साफ करता है एसिटिकोलिन को। एक बार काम हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब उसको निकाल के रिसाइकल करने के लिए एसिटिकोलिन स्टोरेज एंजाइम जो रहते हैं वह वहां से सीक्रेट होता है और वो बाहर निकाल देता है। तो मसल बार बार कॉन्ट्रैक्ट ना होते रहे। एक बार हो गया ठीक है, उसको रिलैक्स होना भी जरूरी है, नहीं तो पेन होने लगेगा। अब माइस्थेनिया ग्रेविस नाम का जो बीमारी है उसमें कुछ एंटीबॉडीज तैयार हो रही हैं, ये अगेंस्ट हो रही है, मतलब एंटीबॉडीज शरीर के खिलाफ काम कर रही है। ये बॉडी एंटीबॉडीज जो रहती है सारे पार्ट्स को अटैक कर रही है। अब किस किस को अटैक कर रही है? तो सबसे पहले जो एसिटिकोलिन रिलीज हो रहा है, जहां पे कहाँ बाइंड हो रहा है? रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है। तो जो मसल्स के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है वहां पे वो अटैक करती है, जो आपको वाई वाई शेप में दिख रहा है, ये डायग्राम में आप देखिए वाई वाई शेप में, ये एंटीबॉडीज है। तो हमारा बॉडी जो होता है वो हमारे ही शरीर के एंटीबॉडी बन के, और वह हमारे शरीर के खिलाफ दुश्मन बना दिए। तो क्या होगा कि एसिटिकोलिन रिसेप्टर्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, और एसिटिकोलिन वहां पे रिसेप्टर्स में जुड़ नहीं पाता, जहां पे उनको रिसेप्टर्स में होना चाहिए, बाइंड नहीं हो पाता। तो उससे क्या होगा कि जो एंटीबॉडीज हैं वह कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहे हैं, रास्ता को ब्लॉक कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? मसल्स को सिग्नल नहीं मिल रहा है, मसल्स रिलैक्स हैं तो उनको जब सिग्नल ही नहीं मिल रहा है तो मसल्स में वीकनेस आ जाती है। तो जो मस्क जो है मसल ये स्पेसिफिक काइनेज जो है एंजाइम वो क्लस्टर करता है। तो वो क्या करता है कि एंटीबॉडीज उसको भी अटैक करती हैं, मस्क को भी अटैक करती हैं,
तो इससे क्या होता है कि एसिटिकोलिन को रिसीव करने के लिए वो जगह ही नहीं रहती, वो डैमेज कर देता है पूरा। एंटीबॉडीज बाइंड ही नहीं करने देता है। एंटीबॉडीज कौन बना रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, मतलब एक दुश्मन क्यों तैयार हो गया हमारे शरीर में, अब उस पे बात करते हैं। तो हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होता है जिसको हम थाइमस ग्लैंड बोलते हैं। वो हमारे स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट रहता है। थाइमस का काम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को वो बताता है। बच्चों में बहुत एक्टिव रहता है। जैसे ही प्यूबरिटी आती है, थाइमस ग्लैंड श्रिंक हो जाता है। और इसका जो काम है वो बचपन में ज्यादा होता है थाइमस ग्लैंड का। बचपन में टी लिम्फोसाइट को वो ट्रेनिंग देता है। क्या ट्रेनिंग देता है कि हमारा सिस्टम में आप शरीर को डिफेंस मैकेनिज्म बन के आप पूरा शरीर को रक्षा करो। और टी लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं, तो बोन मैरो में बनते हैं। लेकिन उनका ट्रेनिंग कहाँ होता है, तो थाइमस ग्लैंड में होता है, जो स्टर्नम के पीछे रहता है। तो थाइमस ग्लैंड जो है वो एक गुरु की तरह है, वो इनको मैच्योर भी करता है। और वो सिखाता है कि आप न जितने भी दुश्मन है हमारे शरीर में, मतलब जो बैक्टीरिया वायरस है, उसको आपको मारना है। उसको ट्रेनिंग होती है वहां पे, किसको, टी लिम्फोसाइट्स को। तो वो ये सिखाता है कि दुश्मन कौन है हमारा, हमारा फ्रेंड कौन है। तो वो बोलता है कि हमारे जो बॉडी के टिश्यू हैं, सेल हैं, वो हमारे फ्रेंड है, उनको नहीं मारना। आरबीसी को नहीं मारना, प्लेटलेट को नहीं मारना, डब्ल्यूबीसी को नहीं मारना। किसको मारना है, जो बाहर से बैक्टीरिया आ रहे हैं, वायरस आ रहे हैं, उसको मारना है। ये थाइमस ग्लैंड सिखाता है टी लिम्फोसाइट को। और जो बाहर से आ रहे हैं वो दुश्मन है। अब यहाँ पे क्या है, जो भी फॉरेन बॉडी आ रहे हैं, कोई बाहर से टिश्यू आ रहा है, एंटीजन आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, वायरस आ रहे हैं, तो थाइमस ग्लैंड उसको सिखाती है कि वो देखो हमारा दुश्मन है, उस पर अटैक करना है। लेकिन टी लिम्फोसाइट कहाँ तैयार हो रहे हैं, तो बोन मैरो में तैयार हो रहे हैं। मज्जा धातु जो रहता है, सरक्त में, हड्डियों में जो रहता है, उसको वहां प्रोडक्शन होके वो सीखने जाते हैं। जैसे पहले के लोग गुरुकुल में सीखने जाते थे, हम लोग कॉलेजेस में, स्कूल्स में कुछ सीख के आते हैं। या जो सोल्जर्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग कैंप, मिलिट्री कैंप में सिखाया जाता है। उत्पत्ति कहीं होती है, लेकिन वो मिलिट्री कैंप में, वहां के आर्मी के ऑफिस में, उन वहां पे ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट होता है वहां पे सिखाया जाता है। तो थाइमस ग्लैंड के पास ये टी लिम्फोसाइट जाते हैं, वहां पे ट्रेनिंग मिलती है उनको कि, और फिर वो पूरी जिंदगी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन माइस्थेनिया ग्रेविस नाम का जो बीमारी है, वहां पे कुछ चीज गलत हो जाता है कि जो थाइमस ग्लैंड है ना, वह अपना काम ही गलत करने लगता है। जैसे कोई गुरु है, वो लालच में आ गया, या फिर जो जिहादी लोग होते हैं पाकिस्तान में, वो गंदा बात सिखाते हैं कि आप जिहाद करो, आप मारो काटो। तो वैसे थाइमस ग्लैंड जो होता है वो बिगड़ जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, चाइल्डहुड जब चला जाता है तो थाइमस ग्लैंड श्रिंक हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि माइस्थीनिया ग्रेविस में थाइमस ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाती है। ओवर एक्टिव होती है तो दो कंडीशन में होती है। थाइमस हाइपरप्लेशिया जब होता है, तो 65% केसेस में माइस्थीनिया ग्रेविस में यह बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है। उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो मतलब विकृत रूप का एक गुरु तैयार हो जाता है। या थायोमा हो गया, थाइमस ग्लैंड का ट्यूमर हो गया, तो 15% लोगों में होता है। तो इन दोनों में थाइमस जो होता है, जो शिक्षा दे रहा है, जिसका काम है टी लिम्फोसाइट को अच्छी बातें सिखाना, वह ओवर एक्टिव हो जाता है। और वो क्या करता है कि वह टी लिम्फोसाइट जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनको सही समझ नहीं आ रहा है कि ये हमारी बॉडी है उनको, क्योंकि ज्ञान देने वाला थाइमस ग्लैंड ही बिगड़ गया है। उनको यही नहीं मालूम होता कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन फॉरेन एंटीजन है। उनको समझ नहीं आता, उनको ट्रेनिंग अच्छे से नहीं मिलती है। तो उसमें क्या करते हैं कि टी लिम्फोसाइट ब्लड में आ गए, और उनको गलत गलत चीजें सिखाई जाती है, और वही एंटीबॉडीज बनाने लगती है, जो टी लिम्फोसाइट है। तो एंटीबॉडीज जो बन रही है माइस्थीनिया ग्रेविस में, वो ऐसी ही रिसेप्टर्स के अगेंस्ट। और जो मस्क एंजाइम्स हैं, मस्क एंजाइम्स क्या करते हैं कि जो रिसेप्टर्स हैं, हमारे एसिटिकोलिन के रिसेप्टर्स हैं, उनको एक लाइन में खड़ा करता है। तो वो क्या करता है, मतलब जो एसिटिकोलिन रिसेप्टर्स है, उसको लाने वाला जो ये जो है मस्क एंजाइम, और एसी ही इनहिबिटर जो एसिटिकोलिन के रिसेप्टर्स हैं, वहां पे एंटीबॉडीज छोड़ देता है। तो उससे क्या होता है कि विकृति आने लगती है, और खुद के सेल ही, खुद के टी लिम्फोसाइट ही अपने सेल को ही मारने लगते हैं एंटीबॉडीज बना के। मतलब जो, जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि जब ये युद्ध हो रहा था ना, ऑपरेशन, ये जो हुआ था, बालाकोट का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। तो
जब पाकिस्तान अटैक कर रहा था तो इंडिया भी अटैक कर रहा था। बालाकोट जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो एक हेलीकॉप्टर इंडिया का ही था। तो अपने जो एयरफोर्स के लोग हैं उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल चलाया और अपने हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया, भारतीय हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया, जबकि वो दुश्मन नहीं था, हमारा था। तो फिर इंक्वायरी हुई और कोर्ट मार्शल हुआ वो लोगों पे कि आपने ब्रह्मोस अपने ही मतलब सैनिकों पे क्यों किया? और उसमें बहुत सारे स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर वगैरह को उड़ा दिया था। तो ऐसे ही, क्योंकि उनका कैलकुलेशन जो था वो देखने का समझने का वो गलत था, उन्होंने जल्दीबाजी में कर दिया। तो ऐसे ही जो टी लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडीज तैयार कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा तैयार कर रहे हैं, जो अपने एसिटिकोलिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे हैं। या फिर मस्क जो एंजाइम्स हैं, जो मसल स्पेसिफिक काइनेज एंजाइम्स है, उनको जो क्लस्टर करता है, एक लाइन में लाता है, ये जो रिसेप्टर्स हैं उनको उस पे भी अटैक कर रहा है, इसी एसिटिकोलिन एंजाइम पे भी अटैक कर रहा है। तो इससे क्या होता है, क्यों करें टी लिम्फोसाइट ऐसा गलत काम क्यों करें, एंटीबॉडीज क्यों तैयार करें? क्योंकि थाइमस ग्लैंड जो ओवर एक्टिव होकर गलत चीजें सिखा रहा है, कुछ सिखा ही नहीं रहा। अगर नॉर्मली थाइमस ग्लैंड को तो श्रिंक होना चाहिए, लेकिन ये ओवर एक्टिव हो रही है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस नाम का जो बीमारी है, वह क्या करते हैं कि टी लिम्फोसाइट आगे जाकर बी लिम्फोसाइट को सिग्नल देते हैं। बी लिम्फोसाइट जो रहते हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं, और वो बी लिम्फोसाइट जो उल्टे तरह के एंटीबॉडीज बना रहे हैं, वो क्या करते हैं कि हमारे एसिटिकोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक्ड रिसेप्टर्स आपको दिख रहा होगा, और एंटीबॉडीज का भी दिख रहा होगा, वो दिख रहा है, और मस एंजाइम्स को भी करते हैं। तो ये ब्लॉक हो जाता है, ये प्रोसेस होता है। पैथोलॉजिकली देखते हैं कि मोटर न्यूरॉन तो एसिटिकोलिन को सीक्रेट कर रहे हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट तक, लेकिन एसिटिकोलिन रिसेप्टर्स हैं वो नॉर्मल में तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन और मस्क एंजाइम जो होते हैं वह ऑर्गेनाइज करते हैं ये सारे इसी इनहिबिटर्स को। लेकिन मैस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है कि ऑटो इम्यून इम्यून एंटीबॉडीज तैयार हो जाते हैं और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे वो अटैक करते हैं, और उसके वजह से क्या होता है कि वो बाइंड ही नहीं हो पाता है, एसिटिकुलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं होता है, जुड़ नहीं पाता है। और उसके वजह से क्या होता है कि, और इसको हम लोग थाइमस एबनॉर्मलिटीज बोलते हैं, थाइमस ग्लैंड का एबनॉर्मलिटी, हाइपरप्लेशिया हो जाएगा, विकृत तरह का थाइमस ग्लैंड बन गया, या वहां पर ट्यूमर हो गया थाइमस ग्लैंड का। तो इसमें क्या होता है कि ये 40 साल से कम स्त्रियों को होता है, और पुरुषों को 60 साल के बाद एज में माइस्थेनिया ग्रेविस बढ़ जाता है। अब इसका कारण क्या है? कुछ कारण भी होता है जिसकी वजह से ये सब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहा है। तो कुछ इन्फेक्शन से ये ट्रिगर होता है, बढ़ जाता है। कुछ सर्जरी अगर हो गया उससे ट्रिगर होता है, मतलब उसको कोई ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिससे वो ज्यादा ये गलत गलत एंटीबॉडीज तैयार करने लगते हैं। या स्ट्रेस हुआ, फिजिकल स्ट्रेस हुआ या मेंटल स्ट्रेस हुआ, या कुछ ड्रग्स होते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स या बीटा ब्लॉकर जो बीपी की गोली होती है उसके साइड इफेक्ट से ट्रिगर हो जाता है। या मैग्नीशियम अगर बढ़ गया शरीर में तो हो जाता है। या थकावट हो गई तो ये बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। ओवर एक्टिविटी हुई बहुत ज्यादा तो ये, या थकावट हुआ तो मसल ज्यादा वीक होने लगते हैं, क्योंकि जितना उनका एसिटिकोलिन है वो यूज हो जाएगा। एसिटिकोलिन तो सबसे जरूरी है, एसिटिकोलिन मिलेगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अगर एसिटिकोलिन नहीं मिलेगा तो वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, उनकी खुराक ही नहीं मिल पाती है। तब इसमें साइंस क्या होते हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस जो हो रहा है, मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बताने का कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में, ज्यादातर ये इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। आप डॉक्टर मुनमुन प्रताप जी मेरी भाषा समझ पा रहे हैं? डॉक्टर मंजूनाथ जी, प्रियदर्शनी शर्मा मैम, मैं जो भी बताया आप लोगों को समझ आया? अगर आप लोगों को नहीं समझ आया तो मैं एक और लेक्चर लूंगा, मैं इसको और अच्छे से बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि सारे मसल्स जो होते हैं ना वो फ्लक्चुएटिंग वीकनेस होता है। वीकनेस मतलब आराम करेंगे तो अच्छा लगता है, आराम नहीं करेंगे थोड़ा भी काम करेंगे तो वीकनेस आ जाता है। तो जितना मेहनत करेंगे एक्टिविटी करेंगे तो फटीग होता है। और जैसे सीढ़ी चढ़ना है तो उसके लिए एसिटिकोलिन चाहिए, तो वो मसल को नहीं मिलता है तो कमजोरी आ जाती है। इसमें सबसे मेन क्या रहता है, ऑकुलर सिम्टम्स, मतलब आंखें जो रहती है ना वो ड्रूपिंग होता है, आंखें से झुक जाती है। 60 साल से ज्यादा पुरुषों में दिखता है, और स्त्रियों में 40 साल के अंदर कम एज में ये दिखता है। तो आईलिड्स जो रहते हैं वो खुल नहीं पाते हैं,
और डिप्लोपिया भी रहता है, मतलब डबल डबल दिखाई देता है, ब्लर्ड विजन रहता है। क्यों? क्योंकि और बल्बर सिम्टम रहते हैं, क्योंकि ब्रेन स्टेम जो है ना वहां पे बल्बर रीजन होता है। तो ब्रेन स्टेम से जो क्रैनियल नर्व निकल रही है, वो नर्व जो होते हैं हमारे फेस के मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है। ब्रेन स्टेम से जो क्रैनियल नर्व फेशियल मूवमेंट को, जैसे हमारा फेस है उसको कंट्रोल करने का काम क्रैनियल नर्व करिए। अब क्रैनियल नर्व का जो नर्व एंडिंग है वहां पे इतना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर क्या होगा? आंखें अच्छे से नहीं खुलेंगी, वहां के भी तो मसल्स जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे मसल मूवमेंट धीरे धीरे गिरने लगता है, आईज की मसल ऐसे झुक जाती है बहुत ज्यादा, और ब्लिंक नहीं हो पाती है, थक जाती है बहुत ज्यादा। बोलने में तकलीफ होता है, इसको बोलते हैं डिसआर्थिया। बातचीत करने में या फिर थ्रोट के मसल कमजोर हो जाते हैं, चबाने में, च्यूइंग करने में मसल कमजोर हो जाते हैं, swallowing में, निगलने में प्रॉब्लम आती है, बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इंसान पहले ठीक था, लेकिन 60 साल के बाद आने के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो उसका स्लर्ड स्पीच हो गया, वो कुछ अजीब तरह से बोल रहे हैं, मसल्स में वीकनेस आने की वजह से। और कभी कभी कुछ खा रहे हैं ना, तो गले में खाना फंस जाता है, चोक हो जाता है, या वो विंड पाइप में जो हमारा जो श्वास नलिका है उसमें खाना जाने का चांस रहता है। इंसान क्लियरली बोल नहीं सकता है। उसी तरह से गला का जो मसल है, ट्रबलिंग इन मूविंग द नेक, मसल फटीग रहता है, क्योंकि यहाँ पे एसिटिकोलिन नहीं मिल पा रहे। आर्म एंड लेग वीकनेस रहता है, कुछ चबाने में, निगलने में तकलीफ होता है, फेशियल एक्सप्रेशन एक जैसा ही रहता है, ब्रीथिंग में तकलीफ होने लगती है। इंसान मरेगा नहीं, लेकिन ये कंडीशन बहुत सीवियर रहती है, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वॉलेंटरली मसल जो होते हैं वो यूज हो रहे हैं। और सीवियर से सीवियर केस जो रहता है उसमें रेस्पिरेटरी वीकनेस होता है, मसल हमारे रेस्पिरेशन को जो कंट्रोल कर रहे हैं वो वीकनेस आ जाती है, तो हम उसको माइस्थेनिया ग्रेविस क्राइसिस बोलते हैं। क्राइसिस हो गया, जैसे देश में बहुत ज्यादा पेट्रोल का क्राइसिस हो गया था, तो ये माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है कि रेस्पिरेटरी वीकनेस आ जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, और ये बहुत ज्यादा बढ़ गया तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। तो जो एसिटिकोलिन है वो बाइंड नहीं हो पा रहे रिसेप्टर्स पे। रिसेप्टर जो रहते हैं वो बाइंड होने के लिए वहां पे तो एंटीबॉडीज बैठी हुई हैं, तो मसल का कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहा है, एक्टिविटी ज्यादा करने पे ये और कंडीशन बढ़ जाता है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस जो होता है उसमें बहुत कम एसिटिकोलिन बचा हुआ रहता है, तो मसल में वीकनेस रहता है, रेस्पिरेटरी फेलियर रहता है, एसिटिकोलिन बहुत कम रहता है। रिसेप्टर पे जो एसिटिकोलिन रिसेप्टर्स हैं वो एसिटिकोलिन को बाइंड नहीं कर पा रहे हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, और हो रहा है तो बहुत कम बाइंड हो रहा है। तो ये सारी चीजें रहती हैं। कुछ ट्रिगर फैक्टर जैसे इन्फेक्शन हो गया, स्ट्रेस हो गया, मेडिसिन हो गया, तो या कोई मैस्थेनिया ग्रेविस का मेडिकेशन ले रहा है और प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हैं, तो और उसको फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया, तो मसल्स और वीक हो जाती हैं स्ट्रेस से। तो ये इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? तो एलोपैथी में परमानेंट इलाज नहीं है। एलोपैथी में क्या है कि एंटी कोलेस्ट्रेज जो एंजाइम्स जो होता है, जो एसिटिकोलिन जो रीयूज के लिए वहां से साफ करता है, उसको रोकने की कुछ दवाई दिया जाता है जिसको बोलते हैं एंटी कोलिन स्टेरेज मेडिसिन। क्योंकि क्या होता है, जो एसिटिकोलिन ब्रेक डाउन करता है ना, उसको वहां से हटाना जरूरी होता है, रिसाइकल करना होता है, उसके लिए एक एंजाइम लगता है। तो वो एंजाइम जो एसिटिकोलिन को हटा रहा है उसको हम ब्लॉक कर देते हैं मेडिसिन से। तो एंटी कोलिन एंजाइम को जो ब्लॉक करता है उसको हम एंटी एसिटिकोलिन स्टेरेज मेडिसिन कहते हैं। ट्रीटमेंट के लिए पहले हम टेस्ट करते हैं, टेंसिलॉन टेस्ट आता है, उसमें हम लोग एंटी कोलेस्टेरोलेज आईवी देते हैं, इंजेक्शन देखते हैं, उसमें कुछ सिम्टम इंप्रूव हो जाते हैं, पेशेंट का मसल टोन वगैरह अच्छा हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पे एसिटिकोलिन कम था, जब हमने एंटी कोलिनेस्टेरेज दिया तो पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, तो इससे हमें माइस्थेनिया ग्रेविस पता चल जाता है। एक होता है कोलिनर्जिक क्राइसिस, इसमें बहुत ज्यादा अगर एसिटिकोलिन ज्यादा हो गया, अगर हमने एंटीकोलिनेस्टेरेज एंजाइम ज्यादा दे दिया, एसिटिक कोलिन जो वो केमिकल है वो ज्यादा हो गया वहां पे, तो उससे भी तकलीफ होती है, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, अति सर्वत्र वर्जित। तो ओवरडोज की वजह से रिसेप्टर से वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं,
जैसे कोई किसी को हमने बहुत ज्यादा खाना खिला दिया, तो वो इंसान बोलेगा नहीं नहीं अब नहीं खाना है, हम ज्यादा नहीं खा सकते, बहुत एनफ हो गया। उसी तरह से अगर हम एंटी कोलिनेस्टरेज एंजाइम ज्यादा देते हैं जो एसिटिक को वहीं पे रख रहे हैं, तो वो क्या होता है कि एसिटिकोलिन जो है वह वह भी नुकसान करता है, उससे मसल वीकनेस बढ़ जाती है। इस तरह से, और इसमें एक स्लज सिम्टम्स बोला है माइस्थेनिया ग्रेविस में। स्लज का मतलब है, एस मतलब सलाइवेशन ज्यादा होना, एल मतलब डेक्रीमेशन मतलब आंसू ज्यादा आना, यू मतलब यूरिनेशन ज्यादा होना, डी मतलब डायरिया होना, जी मतलब जीआईटी अपसेट होना, एमएसिस मतलब वॉमिटिंग होना। तो एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। एलोपैथी का हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, ईएमजी करते हैं, उसमें हमें मसल वीकनेस का पता चलता है। इलेक्ट्रोमायोग्राफ करते हैं, उसमें हम एमआरआई में देखते हैं, सीटी स्कैन में देखते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, और एंटी कोलिन स्टेरॉइड मेडिसिन देते हैं, नियोस्टिग्माइन देते हैं, और वो खाना खाने के पहले देते हैं कि कुछ पेशेंट को स्वॉलो करने में तकलीफ ना हो। मतलब वो पहले दे दिया तो आराम से वो स्वॉलो कर पाए। इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, और वो भी ज्यादा नहीं देना चाहिए, स्टेरॉइड्स नहीं तो साइड इफेक्ट होते हैं। फिर इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। और तो ऐसे एलोपैथी की दवाइयां जो रहती है वो परमानेंट ठीक नहीं रहती, या थाइमस ग्लैंड है उसको रिमूव कर देते हैं। और नर्सिंग केयर अच्छे से रखते हैं कि पेशेंट को आराम कराने के लिए देते हैं, और उसका पोजीशन खाना खाने के टाइम पे उसको अच्छे से बिठाते हैं, और उसको नींद की दवाई नहीं देते हैं, मसल रिलैक्सेंट नहीं देते हैं, और उसको गिरने पकड़ के चलाते हैं, और उसको क्राइसिस ट्रिगर्स जो हो रहे हैं स्ट्रेस वगैरह, इन सब से हम बचाते हैं, स्पीच थेरेपी देते हैं, और फिजियोथेरेपी देते हैं। ये एलोपैथी का ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अब इस पे आयुर्वेद क्या करता है वो हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो माइस्थीनिया ग्रेविस जो रहता है ये हमारे मांस धातु का कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आम संचिति आयुर्वेद के हिसाब से है, और कफ का आवरण है। तो हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं, मांस की अग्नि को अच्छा करेंगे, आम का पचन करेंगे, कफ हर चिकित्सा देंगे, आवरण को दूर करेंगे। संशोधन चिकित्सा ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहती है, शमन चिकित्सा ही रहती है। तो इसमें हम लोग अनुवासन बस्ती देते हैं, तो ये बात क्षीण हो गया है, क्षीण बात, क्योंकि मसल्स वीक हो गए हैं। यहाँ पे बृहण और बल्य और रसायन दवाइयां देनी है, दीपन पाचन करती है। बृहण चिकित्सा जो रहता है, और बृहण चिकित्सा भी हम दे रहे हैं तो वहां पे सुपाच्य अन्न ही या मेडिसिन ही देना चाहिए, वो अच्छे से पचे। अग्नि दीपन करना है, वात का अनुलोमन करना है। फिर नैमित्तिक रसायन जो बोला है, या काम्य रसायन, वो हम लोग दवाई देते हैं। और आयुर्वेद की दवाइयां जो है, जो नर्व को स्ट्रॉन्ग करता है, और मतलब प्रैक्टिस से पता चला है, ऐसे अभी रिसर्च नहीं हुआ कि वो एसिटिकोलिन रिसेप्टर्स और एसिटिकोलिन पे क्या काम करते हैं, लेकिन जब हम चिकित्सा करते हैं तो हम कुछ अनुमान से रिजल्ट लाते हैं। मैंने हजारों पेशेंट ठीक किए हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के, जो 60 साल से ऊपर के थे। एक मेरे पास पेशेंट आई थी, उनको माइस्थेनिया ग्रेविस था, वो नियोस्टिग्माइन लेती थी, वो यूएसए से आई थी, मेरा नाम सुन के आई थी, तो 2006 में आई थी। तो मैंने जो दवाई दिया था और उनमें इम्प्रूवमेंट आ गया था, वो मैं बता रहा हूँ। तो बृहत्वार चिंतामणि रस जो है वह देने से उनका बहुत फायदा हुआ था। शहद के साथ एक एक गोली सुबह शाम दिया था। उसी तरह से मैंने दीपन पाचन के लिए स्वर्ण सुक्षेकर दिया था, और उसी तरह से स्वर्ण भूपति रस मैंने दिया था। तो स्वर्ण भूपति रस जो मेन मेडिसिन है वो बहुत अच्छा फायदा करता है। उसी तरह से वात गजांकुश रस काम करता है। फिर इसमें हम लोग एकांग वीर रस देते हैं, तो बहुत अच्छा, तो एकांग वीर रस में जो भी घटक द्रव्य हैं वह मसल्स पे बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए एकांग वीर रस दिया था। मैं इस पे कभी और चर्चा करूंगा कि ये मेडिसिन कैसे काम करती है माइस्थेनिया ग्रेविस में, आयुर्वेद के हिसाब से। एलोपैथी के हिसाब से हम एसिटिकोलिन और एसिटिकोलिन रिसेप्टर्स, फिर उनके जो ये जो एंजाइम्स है, इस पे हम लोग को अभी रिसर्च नहीं हुआ है उतना। हम लोग आयुर्वेद के हिसाब से जब देखते हैं तब हम अपने हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्षीण बात है, मसल्स में वीकनेस है, मतलब मांस है, मांस की अग्नि बहुत मंद है यहाँ पे। तो त्रयोदशांग गुगुल देते हैं, सिंहनाथ गुगुल देते हैं, योगराज गुगुल देते हैं, और महायोगराज गुगुल देते हैं, अश्वगंधा का चूर्ण देते हैं, बृहणीय गण में है।
शतावरी का चूर्ण देते हैं, फिर मांस रोहिणी कषाय देते हैं, गंधर्व हस्तादि कषाय देते हैं, सहचरादि कषाय देते हैं, अभ्यंग कराते हैं महामास्टर से जो प्रीहण करता है, अनुवासन बस्ती देते हैं, शाली षष्टिक पिंड स्वेद देते हैं। उसी तरह से हम लोग खाने पीने में आम ना बने उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं कि आम जो है वो मतलब लघु और सुपाच्य आहार देते हैं। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे मांस का क्षय की चिकित्सा देते हैं, ग्लानि की चिकित्सा देते हैं, धात्वग्नि को हम अच्छा करते हैं। उसी तरह से हम लोग कटु रस देते हैं, कटु रस के द्रव्य जैसे पंचकोल हो गया, त्रिकटु हो गया, ये धात्वग्नि को अच्छा करे। काली मिर्च देते हैं, प्रमाथी द्रव्य, अग्निदीपन करते हैं, आम का पचन करते हैं, स्त्रोत शोधन करते हैं, मधुर रस देते हैं, बृहण चिकित्सा करते हैं, मांस खिलाते हैं, मांस से मांस की वृद्धि होती है। तो इसमें कुछ कषाय कल्पनाएं, शुरुआत में हम लोग इंदुकांत कषाय देते हैं, अष्टवर्ग कषाय देते हैं, भद्र दार्वादी कषाय देते हैं, फिर धान्य अम्लकादि कषाय देते हैं, नयोपमम कषाय देते हैं। बाद में बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो जाए तो विदार्यादि कषाय देते हैं, सहचरादि शीरपाक देते हैं, प्रसारण्यादि शीरपाक देते हैं। चूर्ण में हम लोग अग्निमुख चूर्ण देते हैं। फिर इसमें हम लोग बाद में बला चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, कपिकच्छु का चूर्ण, धातु कल्प चूर्ण, सारस्वत चूर्ण देते हैं। रस औषधियों में हम लोग इसमें वात कुलांतक रस देते हैं, चंद्रामृत नहीं सॉरी, इसमें हम लोग पूर्ण चंद्रोदय रस देते हैं, स्वर्ण मकर रस देते हैं, समीर पन्नग रस देते हैं, और त्रैलोक्य चिंतामणि रस देते हैं, स्वर्ण मालिनी बसंत देते हैं, फिर हम स्वर्ण सिद्ध स्वर्ण मकर ध्वज देते हैं, स्वर्ण भूपति रस बहुत अच्छा काम करता है। और हम आयुर्वेद के हिसाब से देखते हैं कि ज्वर का हिस्ट्री है क्या, अगर ज्वर की हिस्ट्री से प्रॉब्लम शुरू है तो जय मंगल रस देते हैं। हेतु हम लोग देते हैं काम शोक भयाद वायु, काम शोक भय से ये बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, तो हम लोग उसको ठीक करने के लिए उन्माद अपस्मार की दवाएं देते हैं। फिर हम स्वर्ण भस्म देते हैं, रजत भस्म देते हैं, वैक्रांत भस्म देते हैं, रक्त का प्रसादन करना है तो स्वर्ण माक्षिक भस्म देते हैं। फिर उसके बाद में मतलब बृहण और रसायन ही दवाइयां देते हैं, वात शामक, वात को बैलेंस करने वाली दवाइयां देते हैं, और वात को जो क्षीण वायु है उसको बलवान करने के लिए बृहण और रसायन दवाई, जैसे बृहत्वात चिंतामणि रस है, स्वर्ण कल्प है, बहुत अच्छा काम करता है। फिर इसमें हम लोग अवलेह में धातु कल्प लेहम देते हैं, अश्वगंधा लेहम देते हैं, अजामास रसायन देते हैं, नयोपमम लेहम देते हैं, कुष्मांड लेहम बृहण करना है हमें, फिर विदार्यादि घृत देते हैं, नागबला का घी देते हैं सिद्ध करके, फिर महामास तेल पीने के लिए देते हैं या अभ्यंग के लिए देते हैं, शालीशस्तिक पिंड स्वेद, अश्वगंधा रिष्ट देते हैं, बला रिष्ट देते हैं, द्राक्षा रिष्ट देते हैं, धातु कल्प रसायन देते हैं, और द्राक्षादि रसायन देते हैं। तो इसको पूरा ठीक होने में 3.5 साल से 5 साल लग जाता है। पूरी तरह से माइस्थेनिया ग्रेविस जो है, और हम बस्तियां देते हैं, यापना बस्ती, और इसमें हम लोग माधु तैलिक बस्ती देते हैं। तो जब हम ऐसे बृहण करते जाते हैं ना, तो धीरे 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 इम्प्रूवमेंट आता है। पेशेंट जो है वह टोटल 3.5 से 5 साल में पेशेंट ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है। यापना बस्ती है कि वो यापन करते रहता है, रस धातु का यापन करता है, धातुओं का यापन करता है, और रसायन से 100% फायदा होता है। तो इसका परमानेंट इलाज आयुर्वेद में है। एलोपैथी में स्टेरॉइड वगैरह देते हैं, उसकी साइड इफेक्ट बहुत सारे हो जाते हैं। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। वैद्य मुनमुन प्रताप जी कुछ बोलना चाहते हैं, डॉक्टर मंजुनाथ जी, प्रियदर्शनी शर्मा मैम, वैद्य कात्यायन जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए प्लीज। मुनमुन जी, जो मैंने बताने का कोशिश किया आप लोगों को समझ आया? अब ये दवाइयां कैसे काम करती हैं इस पर मैं एक और लेक्चर लूंगा, ये पार्ट 2 जब लूंगा माइस्थेनिया ग्रेविस का, तो वो एक एक दवाई बात को तक कैसे काम करती है, एकांगी रस कैसे काम करती है, इस पे हम लोग कभी चर्चा करेंगे। तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम लोग फिर मिलेंगे रात को 9 बजे क्लिनिकल संभाषण के लिए। थैंक यू, प्रणाम सभी को। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं मुनमुन जी? हाँ सर, इसका आयुर्वेदिक कारण सर, आयुर्वेदिक हेतु मतलब एक हाँ, इसको। आयुर्वेद में यहाँ पे क्या रहता है कि इंसान अगर बहुत धातु क्षय कर रहा है, अनुलोम क्षय, प्रतिलोम क्षय, शुक्र का बहुत ज्यादा क्षय कर रहा है, डिप्रेशन में है बहुत ज्यादा, क्रॉनिक डिप्रेशन में है, तो वो वात का प्रकोप होगा, और वो कोई काम करने में उत्साह नहीं आ रहा है, तो क्षीण वात हो जाता है। और उसी तरह और उसका इफेक्ट मसल्स पे पड़ता है। फिर उसी तरह से बहुत काम में
कोई मतलब ये एक दिन में नहीं होता है, क्रॉनिक हो रहता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो काम शोक भयाद वायु सारे बात प्रकोपक जो भी चीजें हैं वही कारण रहते हैं ये सब होने का, माइस्थेनिया ग्रेविस। वो जो मेरे पास पेशेंट आई थी ना, वो एक टीचर थी। तो वो क्या हम्म, करती थी कि बच्चों को उंगली के बीच में चौक रख के जोर से प्रेस करती थी, चारों उंगली के बीच में, और हम्म, उसको बहुत मजा आता था। तो बच्चे चिल्लाते थे, उसको बहुत मजा आता था। लेकिन वो बाद में उसको गिल्ट फील हुआ कि मैंने बच्चों को बहुत सताया है, तो वो इस गिल्ट के वजह से माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया था उनको। अच्छा। कभी कभी कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे अमेरिका चले गए, तो उनको अकेलापन बहुत ज्यादा फील होता है, किससे बात करें क्या करें, तो उनको माइस्थेनिया ग्रेविस हो जाता है। मतलब कुछ मानसिक कारण होते हैं, कुछ खाना पीना में, आहार विहार में, रात्रि जागरण, स्ट्रेस, तो ये सबसे हो जाता है ये। ठीक है, मैंने जी जो मॉडर्न का हिंदी में बताने की कोशिश की, आपको समझ आया मुनमुन जी? जी सर, जी सर। हाँ, अब ये दवाइयों पे हम एक और लेक्चर करेंगे कि ये दवाइयाँ काम कैसे करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस पे। हम्म। और तो मैं बाद में कभी करूंगा क्योंकि अभी टाइम हो गया है। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। हम लोग 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम।